नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। क्लास है हमारी आज संस्कृत पैडा की। देखिए मित्रों, अगर आप एक ट्रिक को समझ लेंगे, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस बच्चे को संस्कृत का सा भी नहीं आता वो भी पैडागोजी को चुटकियों में सॉल्व करेगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस पॉजिटिव और नेगेटिव समझने हैं। और भाई देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव समझना बहुत आसान है। ये देखिए 13वीं क्लास है, इससे पहले 12 क्लासें कराई हैं, सारी पॉजिटिव नेगेटिव्स कराई हैं और बिल्कुल सटीक आंसर आते हैं। आपके भी आ सकते हैं, बस आप पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ लो। पॉजिटिव नेगेटिव समझने का तरीका बहुत आसान है भाई। जिस सब्जेक्ट की क्लास देख रहे हो उस क्लास को सीरियल वाइज देखो। यानी कि जैसे ये 13th क्लास है तो आज तो ये देख लो, इसके बाद फिर एक से स्टार्ट करना। जो बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सब चीज़ समझ में आ चुकी है। बस सीख जाओगे आप नेगेटिव पॉजिटिव। चलो दिखाता हूँ कैसे नेगेटिव पॉजिटिव से आप पेडागोजी को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, अशाब्दिक संप्रेषण इतेन का अभिप्राय। अब देखो, कोशिश ये करो कि जो संस्कृत है ना, संस्कृत के वीडियो देखने से पहले हिंदी, ईवीएस और सीडी, इनके कम से कम 10-10, 12-12 वीडियो देख लो, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस शर्त यही है कि सीरियल वाइज क्लासेस देखना और स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव है। फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इस काम को आप ज़रूर करेंगे करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को सीखने के लिए, समझने के लिए। तभी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण इतेन का अभिप्राय। अब देखो, इसको संस्कृत की तरह मत पढ़ो, हिंदी की तरह पढ़ो। जैसे हिंदी पढ़ते अशाब्दिक संप्रेषण, तो संप्रेषण होता है। इतेन चलो नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, अभिप्राय तो समझ में आ रहा है। यानी कि अशाब्दिक जो संप्रेषण होता है उसका क्या मतलब होता है। अशाब्दिक का मतलब हुआ जहाँ पर आपके मुंह से शब्द नहीं निकलने चाहिए, लेकिन संप्रेषण फिर भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन फिर भी होना चाहिए, बातचीत फिर भी होनी चाहिए, और लेकिन बिना शब्दों के होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, उक्त शब्दा, भाव भंगिमा, संख्या या मुद्रित शब्द। तो देखिए, ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की जरूरत नहीं। कि जो भाव भंगिमा है, यानी कि जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, जब हम एक्सप्रेशंस के थ्रू बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो क्या होता है, तो हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अशाब्दिक हो जाता है। तो बड़ा आसान था, देखो भाव भंगिमा आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे, द्विभाषिक कक्षायाम, जो द्विभाषक कक्षा होती है उसमें क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चीज़ हो रही होगी। यानी कि हमें क्या ढूंढना है, हमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है। पॉजिटिव चीज़ का मतलब है पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं, या फिर उसका सेंस पॉजिटिव आ रहा हो। तो चलो देखते हैं, अध्यापक या अध्यापिका छात्राणां भाषाया एव वदति। यानी कि जो अध्यापक और अध्यापिका हैं वो छात्र की भाषा को बोलते हैं। तो देखो, पहली बात तो इसकी मैंने मीनिंग समझा दी। दूसरी बात, इसमें हमें कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसी होल्ड पर रखेंगे। अध्यापक अध्यापिका छात्राणाय भाषाएं एवं लक्ष्य भाषा बदलती। यानी कि जो अध्यापक है वो छात्रों की भाषा भी बोलता है और साथ साथ लक्ष्य भाषा, यानी कि जो भाषा हमें सिखानी है। तो ये दो भाषाओं की बात कर रहा है, एक तो बच्चे की भाषा की बात कर रहा है और एक जो लक्ष्य भाषा सिखानी है। देखो, अल्टीमेट में हमें मानक भाषा सिखानी तो है ही, तो उसका भी प्रयोग कर रहा है। तो ये मुझे ठीक लग रहा है कुछ। अगले देखोगे, अध्यापक अध्यापिका केवल, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, कहीं पे भी लिखा हो नेगेटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। कक्षायाम छात्र समान भाषा बदंती, समान जो शब्द है ये नेगेटिव है। अब इसकी मीनिंग आपको आती हो या ना आती हो, जो सेंटेंस ये लिखा हुआ है, जो पूरा का पूरा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समान मिल गया ना आपको इसमें, तो ये नेगेटिव है। तो देखो भाई, ये तो दो नेगेटिव, इनको तो बिल्कुल छोड़ दो। अब देख लो, इस वाले सेंटेंस में बच्चे की भाषा बोली जा रही है, इस वाले सेंटेंस में बच्चे की भाषा भी बोली जा रही है, साथ में लक्ष्य भाषा भी बोली जा रही है। अब जब आप इन दो में फंसे हो तो क्या करोगे, ब्रॉड चीज़ देखो। तो भाई ये ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाषाओं का प्रयोग हो रहा है और वो द्विभाषिक कक्षा ही पूछ रहा है। तो आंसर हमारा हो गया सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्रस्य अन्ते सर्वेषा कौशलाम श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलाम मूल्यांकन उद्देश्य अस्ति। अब वो कह रहा है कि देखो, मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आया, संस्कृत आपको नहीं आती, आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, आप इसको देखो क्या कह रहा है, मूल्यांकन उद्देश्य अस्ति। इतना तो सब कुछ सभी जानते हैं कि भाई अस्ति का मतलब है, उद्देश्य का मतलब क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य कैसा होगा भाई, पॉजिटिव उद्देश्य होगा। तो जिनको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती वो इसको ऐसे समझेंगे।
अब बाकी मैं इसका मतलब ही समझा देता हूँ, वैसे तो आप भी समझ सकते हो, उसको हिंदी की तरह पढ़ो। सत्र के अंत में सर्व यानी कि सारे कौशल, कौन से? श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, यानी कि LSRW, चारों कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए उद्देश्य क्या होना चाहिए? पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए, पॉजिटिव चीज देखेंगे। छात्राण भाषा प्रति प्रवृत्त आकलन, देखो इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, इसको ऐसे होल्ड पे रखो। शिक्षेभय शैक्षिक उद्देशान स्पष्टीकरण, शिक्षक ने शैक्षिक जो उद्देश्य बनाए थे उसका स्पष्टीकरण। तो हमें शिक्षक के बारे में तब तक बात नहीं करनी है जब तक कि शिक्षक का प्रश्न ना पूछा जाए। तो ये तो आंसर हो गया, ये हो गया नेगेटिव। छात्राणाम भाषा संबंध संपूर्ण दक्षता आकलन, संपूर्ण, अब देखो LSRW, सबका ही तो आकलन हो रहा, तो संपूर्ण हो गया, और संपूर्ण जब हो गया तो इसका मतलब सब कुछ ही हो गया, तो इससे ज़्यादा तो पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं सकता। छात्राण भाषा संबंध रुचि मापनम, भाषा की रुचि मापना, ये भी पॉजिटिव है। अब देखो ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें हमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं जिसको हम पॉजिटिव समझ सके, लेकिन ये दो पॉजिटिव हैं। तो अब देख लो इसमें ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा होगा? जिसमें विस्तार ज़्यादा होगा। जब आप 2 में, 3 में या 4 में अटक जाओ तो 3 मंत्र बताता हूँ। पहला मंत्र क्या है? विस्तार देखेंगे। दूसरा मंत्र क्या है? ये देखना कि पॉजिटिव अगर पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड कहाँ ज़्यादा है, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिविटी कहाँ ज़्यादा है। और जब तब भी समझ में ना आए तो तीसरा मंत्र क्या है? तीसरे मंत्र में क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और अपनी बुद्धि से सवाल का आंसर दे देना। ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल ठीक होगा। चलिए फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि उसने क्या कहा। संपूर्ण भाषा दक्षता यानी कि LSRW, सबका आकलन हो गया, तो भाई इससे ज़्यादा पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। वाचन प्रक्रिया संदर्भे, यानी कि जब वाचन करते हैं यानी कि पढ़ते हैं, रीडिंग जिसको बोलेंगे। अनुमान इतेन का अभिप्राय, अनुमान लगाने से क्या मतलब है? तो पॉजिटिव ही मतलब होगा भी, कुछ नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें पॉजिटिव ढूंढना है। पॉजिटिव क्या ढूंढना? पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है, और कुछ नहीं। पूरा सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव आ जाए तो वो भी अच्छी बात है। अनुच्छेद उक्तोन लेखन अनुकत्य भाव बोधनम, तो मुझे इसमें सिर्फ समझ में आया बोध, क्योंकि बोध मेरा पॉजिटिव वर्ड है। होल्ड, अब इसको हमने होल्ड कर दिया। अनुच्छेदस्य विभिन्न विभिन्न पॉजिटिव, निहित सूचनासु परस्पर संबंध स्थापन, परस्पर संबंध स्थापित करना पॉजिटिव होता है। परस्पर क्रिया, अन्योन क्रिया, परस्पर संबंध स्थापित करना, अंतः क्रिया, अन्योन क्रिया, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनको लिख लो। पाठ्य वस्तु अधिकृत स्पष्टीकृत वानाम अनुमानम, यानी कि पाठ्य जो वस्तु है उसका स्पष्टीकरण करना। देखो पाठ्य वस्तु या पाठ योजना, अगर पूरा जोर इस पर दिया जा रहा है तो ये नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें आप हो जाते हो बाउंड कि पाठ्य वस्तु पर ही जोर देना, अब आप कुछ और नहीं कर सकते, तो ये नेगेटिव हो गया। नूतन शब्द, नया शब्द, नेगेटिव होता है। अगर लिखा होता है नया ज्ञान तो पॉजिटिव हो जाता। अब देखिए दो तो बिल्कुल नेगेटिव। अब इन दो में फिर फंस गए, आज दो में बहुत फंस रहे हैं भाई। तो क्या करेंगे? विस्तृत चीज़ देखेंगे। पहला मंत्र क्या है? विस्तृत चीज़। अब देखो इसमें तो एक चीज़ आ रही है बोध, इसमें क्या आ रहा है? विभिन्न निहित सूचना, जो अलग अलग सूचनाएं हैं उनका परस्पर संबंध भी कर देना, तो इसमें दो पॉजिटिव है। अब बताओ विस्तार कौन सा है, पहला या दूसरा? तो आप कहोगे सर जी दूसरा, तो मैं दूसरा आंसर कर दूंगा। अगला प्रश्न देखेंगे। छात्राणाम अधिगम संबंध विशिष्ट काठिन्य दूरीकृत, यानी कि जो बच्चे को कठिनाई है उसको दूर करित, कठिनस्य स्वरूपस्य कारणम च निदानम अनिवार्य, यानी कि उसका जो काठिन्य है, जिस चीज़ में बच्चों को परेशानी आ रही है उसको दूर करना, उसका निदान करना अनिवार्य है। पठन लेखन संदर्भे काठिन्य निवारणार्थ किम आवश्यक, यानी कि जो काठिन्य निवारण है, जो बच्चे की कठिनाई है उसको दूर करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है। तो देखिए भाई सीटेट में आपको दो चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, एक तो मिलेगा निदानात्मक शिक्षण और एक मिलेगा उपचारात्मक शिक्षण। अब पहले मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। देखिए निदानात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि बच्चा स्कूल में है और वो टीचिंग लर्निंग के लिए आया, मतलब लर्निंग के लिए आया, तो जो टीचिंग लर्निंग की आपकी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के होते हुए बच्चा सीख नहीं पा रहा है, बच्चा प्रगति नहीं कर पा रहा है, बच्चे में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बच्चा चीज़ों को बता नहीं पा रहा है, क्रिएटिव नहीं हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों सवाल, यानी कि कारण को जानना
कि बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, ये निदानात्मक शिक्षण है। और जब आपको पता चल जाए कि भाई ये कारण है, ये रीजन है जिसकी वजह से बच्चे को सीखने में दिक्कत आ रही है, इस कारण को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण। ये दो चीज़ें होती हैं। और जर्नली बताऊँ, ये भी ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, इन दोनों का क्या सिस्टम है, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का, कि एक क्वेश्चन में आता है, दूसरा आंसर में आता है। जर्नली ऐसा होता है, बाकी एक बार सेंटेंस पढ़ लेना। तो अब चलिए आंसर देखते हैं इसका। निदानात्मक अनिवार्य, इस काठिन्य निवारण के लिए क्या जरूरी है, तो उपचारात्मक शिक्षण जरूरी है। बाकी देखिए, अभ्यास नेगेटिव है, अभिभावक नेगेटिव है, छात्र परामर्श और उपचारात्मक शिक्षण, ये दो आपको आंसर लग सकते हैं। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, और हमें पॉजिटिव चीज़ ही करनी है। काठिन्य निवारण के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़ करेंगे। ये रहा हमारा पॉजिटिव वर्ड, इसको आंसर कर दो, आंसर आगे बढ़ जाओ। इतना समय तो इसलिए लगता है कि मैं समझाता हूँ, जब आप समझ जाओगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप क्या कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव के जब आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, अभ्यस्त हो जाओगे, तो ये प्रश्न देखो कितनी जल्दी आता है। पॉजिटिव पूछ रहा है ना, नेगेटिव, अभिभावक नेगेटिव, पॉजिटिव, ये कुछ भी नहीं है, आंसर ये खत्म। 60 सेकंड का प्रश्न 6 सेकंड में सॉल्व होता है, बट उसके लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका एक तरीका ये है कि मेरे पास जो है सीटेट से रिलेटेड PDF हैं, जिसमें लगभग 3-3,500 प्रश्न हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। यानी कि एक तरीके की आप 3,000 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप हो जाओगे इसमें परफेक्ट। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई सीटेट रोक पाएगा। तो ये आप मुझसे ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अगला प्रश्न देखेंगे। वाचन संदर्भे संचय कौशलन यानी कि गैदरिंग स्किल का क्या मतलब है। तो भाई देखो, ये फिक्स चीज़ है, तो मैं इसका फिक्स ही आंसर बताऊंगा। गैदरिंग स्किल यानी कि संचय कौशल का मतलब होता है नोट मेकिंग। इसको आप थोड़ा सा रट भी सकते हो, कुछ कर सकते हो। सीधा आंसर, उस तरह के प्रश्न आएंगे जिनका सीधा सीधा आंसर होगा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं चलेगा। छात्राणाम बहुविध ज्ञान कौशलम विकासार्थ शिक्षणार्थ कृत्य मार्ग उत्तम। अब देखो, मुझे इसमें कुछ और समझ नहीं आया, बस ये आया मार्ग उत्तम, ये समझ में आया बस। मार्ग उत्तम यानी कि अच्छा मार्ग होना चाहिए, यही पूछ रहा है। यही जब अच्छा पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, इनकी पॉजिटिव पूछ रहा है। तो जब पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव ढूंढते हैं। चलो, पठन निर्देशनार्थ छात्रे भय केचन प्रश्ना दातत्व। निर्देश कहीं पे भी लिखा हो नेगेटिव करना। पाठ अवबोधनार्थ छात्र नूतन शब्दानान अर्थान स्मरेयु। अब देखो, अवबोध, बोध तो पॉजिटिव है, अर्थ भी पॉजिटिव, लेकिन आप क्या कर रहे हो, स्मरण करवा रहे हो। यानी कि जो इतनी जो पॉजिटिव थी, इनकी बिल्कुल आपने लुटिया डुबो दी स्मरण करवा के, इसको कर दिया सेंटेंस को नेगेटिव। छात्र पाठ्यांश अधिकृत स्वयं, स्ववर्ड पॉजिटिव है, ऊपर से बच्चा कर रहा तो बिल्कुल पॉजिटिव है। नूतन चिंतनशील पॉजिटिव है। प्रश्नान निर्माण प्रेरती, प्रेरणा देना पॉजिटिव है। और बच्चा खुद से ही प्रश्न का निर्माण कर रहा है, तो भाई इससे ज़्यादा पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चा खुद कार्य कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पॉजिटिव है, ध्यान रखना। चौथा देखेंगे, छात्राण कृत्य अवबोधनात्मक कार्यार्थम अवसरा दत्त, यानी कि बच्चे को अवबोध वाले कार्य के अवसर दो। ये बात भी ठीक है। अब देखो भाई, ये तो एक पूरा नेगेटिव हो गया, दूसरा ये भी नेगेटिव हो गया। अब ये दो आपके पॉजिटिव। अब आप देख लो चौथे में और तीसरे में आंसर कौन सा होगा। तो इसके लिए पहला मंत्र है विस्तार देखेंगे, दूसरा मंत्र क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव देखेंगे। यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स ज़्यादा कहाँ है, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिविटी कहाँ ज़्यादा है। तो अगर मैं विस्तार यानी पहला ही देखूं तो मुझे इसमें विस्तार ही विस्तार दिख रहा है, इतने सारे गोले लगा दिए, गोले पॉजिटिव के होते हैं मेरे, तो सी आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। शीर्षक वाक्य न अभिप्राय अस्ति, यानी कि जो शीर्षक होता है, कोई भी मान लो आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसका एक कुछ शीर्षक होगा, है ना। उस शीर्षक का क्या मतलब होता है, उस शीर्षक क्या होता है। निबंधन से मुख्य भाव, निबंध का मुख्य भाव होता है। काव्य या निबंधन शीर्षक, काव्य या निबंध का शीर्षक होता है। या अनुच्छेद प्रमुख विचार होता है, या जो अनुच्छेद लिखा होता है उसका विचार होता है। या कस्यापि निबंध प्रलेख व उपशीर्षकम, यानी कि जो निबंध है उसका उपशीर्षक होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, जो 15 प्रश्न आएंगे ना, 15 प्रश्न में से लगभग 12 या 13 प्रश्न जो होंगे वो आपके नेगेटिव पॉजिटिव से सोल्व हो जाएंगे, और बाकी के 2 या 3 प्रश्न होंगे वो अपना आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे, तो वो लगभग सभी बच्चों के ठीक होते हैं, आपके भी ठीक हो जाएंगे, घबराना मत। इसका आंसर है अनुच्छेदस्य प्रमुख विचार। जो शीर्षक होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा
क्या कहते हैं, कोई कहानी, उस कहानी का नाम है लालची कुत्ता। तो देखो अब इस लालची कुत्ता, ये कहानी का शीर्षक है, तो इस शीर्षक को पढ़कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस कुत्ते की बात हो रही है जो लालची है, यानी कि पूरे आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाएगी, ये जो कहानी है लालची कुत्ते के बारे में, यानी कि ऐसे कुत्ते के बारे में है जो लालच करता है। तो क्या है कि प्रमुख विचार आ गया, देखो शीर्षक में ही प्रमुख विचार पता चल गया कि जो कहानी होगी वो लालच के ऊपर डिपेंड होगी। तो ये अनुच्छेद का जो प्रमुख विचार होता है वो शीर्षक के अंदर लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्र शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरता भवेतु परस्पर मिलिवा बसेयु अन्येषा कृते च कार्य कर्तु सजीता भवेतु इति इते भाव संबंध शिक्षा कथते। यानी कि बच्चा शांतिपूर्ण जीवन जिए, ये बता रहा है, परस्पर मिलकर रहे, दूसरों के कार्यों में बाधा ना हो बल्कि उसको ठीक कर दे। इस तरह की जो शिक्षा होती है कि भाई परस्पर रहो, अच्छे रहो, शांति से रहो, अच्छा बोलो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी का दिल मत दुखाओ, ये इस तरह की जो शिक्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव ही कहा जाएगा भाई, नेगेटिव थोड़ी कहा जाएगा। पॉजिटिव चीज़ ढूंढो, यानी कि पॉजिटिव वर्ड ढूंढो। दूरस्थ शिक्षा, शैक्षणिकता, व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय तो प्रॉपर नेगेटिव है, मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू जो एजुकेशन होती है, वैल्यू एजुकेशन का मतलब वही हो गया कि अच्छी अच्छी बातें जो सिखाई जाती हैं आपको, नैतिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, वो भी उसको भी वैल्यू एजुकेशन जो है, मोरल एजुकेशन जो है उसको बोलेंगे। तो आपका ये डी आंसर होगा। अगर मूल्य का मतलब, यहाँ मूल्य लिखा हो ना, इसका मतलब अगर पैसा है तो ये नेगेटिव होगा। इस मूल्य का मतलब अगर पैसा है तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन अगर इस मूल्य का मतलब वैल्यू है, वैल्यू का सेंस है मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पैसा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये तो बिल्कुल है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा मूल्य का मतलब वैल्यू ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ्यवस्तु निहित विभिन्न शब्दानाम सहायेन नूतन नाम अपरिचितनान शब्दानाम अर्थ ज्ञान प्रक्रिया केन कौशलम संबंध। इसको थोड़ा देखो समझ लो, वैसे तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है। देखो, पाठ्य वस्तु में निहित विभिन्न शब्द, यानी कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे शब्द हैं। सहायन, नूतन नाम यानी कोई नया अपरिचित शब्द आ गया, उसका अर्थ जानने की प्रक्रिया इन चारों में से किससे संबंधित। देखो पढ़ रहे हैं तो पठन की हो गई, इसमें क्या बड़ी बात, देखो कितना ईजी है। तो भाई अगर आप गौतम सीटेट क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो ये बात तय है कि आपको, देखिए सीटेट पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 90 मार्क्स का सीडीपी का पोर्शन होता है, और ये पूरे का पूरा मैं पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व करवाता हूँ। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 75 मार्क्स कहीं नहीं गए, 75 से 80 के बीच में। भाई 5-10 नंबर की तो कोई वो नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें प्रश्न आ रहा होता है और गोला दूसरा भर जाता है, हमें पता है इसका आंसर पठेन है। कुछ तो ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, सर मुझे पक्का पता था कि पठेन ही, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने भाषण को आंसर कर दिया। ऐसे कई बच्चे होते हैं, तो इस तरह की भी गलतियां हो जाती हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि 90 में से 75 नंबर तो बड़े आराम से आपके आ सकते हैं। और देखो 90 में से अगर 75 आ जाएंगे, बाकी बचा 60, इस 60 में से अगर 30 भी लाओगे तब भी 100+ रहोगे। फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई मेहनत करो, अभी है इतना टाइम कि जो कहीं कुछ छूट गया है उसको आप संभाल सकते हो। तो मित्रों ये छोटी सी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं, और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और प्लस मेहनत भी करते रहें।